हेलो एस्पिरेंट, निम्बस एकेडमी फॉर आईएएस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में नायब तहसीलदार की। आज इसमें हम इसकी क्वालिफिकेशन, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझेंगे। फ्रेंड्स, ये न्यूज़ आ रहे हैं कि आने वाले समय में आपको नायब तहसीलदार की पोस्ट जो है वो देखने को मिल सकती हैं, तो उसके लिए बेहतर रहेगा कि आप इस एग्जाम को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें और समझ लें कि किस तरह का एग्जाम जो है आपसे ये पूछा जाता है। इसके बाद हम और भी चर्चा करेंगे नायब तहसीलदार की, किस तरह से आपको कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच जो है इसके लिए रखना चाहिए, वो सारी चीजें बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए समझते हैं नायब तहसीलदार के एग्जाम। फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए दैट अगर मैं इनके इंट्रोडक्शन की बात करूं तो जो हिमाचल प्रदेश नायब तहसीलदार सर्विस रूल 1973, इस रूल के अंतर्गत जो है नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो जनरली आपने एक बात जरूर समझनी है दैट जब भी कमीशन किसी भी तरह के अपने रूल्स और बिजनेसेस में यू कैन से जो अमेंडमेंट करते हैं, और अक्सर आप सुनते रहेंगे हर साल जो है अमेंडमेंट किया जा रहा है कि कभी 5 ऑप्शन डालते हैं, वो डालते हैं। रिमेंबर वन थिंग, जब तक नायब तहसीलदार के लिए इस रूल्स में चेंजेस नहीं होंगे तब तक किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा। जैसे हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज रूल्स 1973 हैं, उनके अंतर्गत एचएएस का एग्जाम होता है, और हिमाचल प्रदेश नायब तहसीलदार सर्विस रूल 1973 के अंतर्गत जो है इसी के अंदर सारा का सारा फ्रेमवर्क जो है फॉर द रिक्रूटमेंट, एलिजिबिलिटी, अपॉइंटमेंट, सर्विस कंडीशन क्या रहेगी नायब तहसीलदार के लिए हिमाचल प्रदेश में, उन सभी चीजों को एक्सप्लेन जो है यहाँ पे किया गया है। फ्रेंड्स, अगर हम डेजिग्नेशन की बात करें तो नायब तहसीलदार जो होते हैं ये क्लास 2 गजेटेड ऑफिसर होता है, इस चीज को ध्यान रखना है आपने। और यस, उसके साथ साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो होता है उसमें ये क्लास 2 गजेटेड ऑफिसर के तौर पे जो है वो डेजिग्नेट किए जाते हैं। समझते हैं इसकी क्वालिफिकेशन को। फ्रेंड्स, जब आप नायब तहसीलदार के एग्जाम की बात करते हैं तो इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है दो तरह की, एक तो एसेंशियल होती है कि डिजायरेबल होती है। समटाइम कुछ पोस्ट में कुछ कंडीशंस रख दी जाती हैं, किसी तरह का एक्सपीरियंस हो गया या फिर लोकेलिटी हो गया, ऐसे कुछ कंडीशंस जो होती हैं, या फिर कस्टम्स एंड मैनर ऑफ द हिमाचल प्रदेश, तो उसको डिजायरेबल क्वालिफिकेशन कहते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में सीधा सीधा आपने क्या ध्यान रखना है कि आप जो है वो ग्रेजुएट होने चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और अगर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी तरह का कमीशन के द्वारा कोई डिजायर क्वालिफिकेशन यहाँ पे डिमांड नहीं किया जाता। तो सिंपल ग्रेजुएट अगर आप हैं तो यू आर एलिजिबल। दूसरा, एज लिमिट भी है यहाँ पे। एज लिमिट की बात करें तो 21 से लेके 45 साल के बीच में जो भी यहाँ पे एस्पिरेंट हैं या फिर जो भी इंडिविजुअल हैं वो यहाँ पे फॉर्म को फुलफिल कर सकता है। कंडीशन एक रहती है कि एक और जो ईयर ऑफ नोटिफिकेशन होता है, जब नोटिफिकेशन आती है तो उसमें मेंशन किया जाता है। तो मान लीजिए 2024 में अगर नोटिफिकेशन आया तो फिर एग्जाम 2025 में होगा, तो कमीशन ये बोलेगा कि 1/1/2025 से पहले या उस दिन जो है या तो आप 21 साल के हों या फिर 45 साल के, इससे अगर कम हुए, इससे ज्यादा हुए तो फिर आप लोग जो है वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। क्या कोई रिलैक्सेशन मिलता है एज में? यस, बिल्कुल मिलता है। 5 साल का रिलैक्सेशन जो है वो SC, ST, OBC जो होते हैं, फ्रीडम फाइटर्स वाले होते हैं या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटीज होते हैं, इनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन जो है इस क्वालिफिकेशन, इस एग्जाम में जो है वो भी प्रोवाइड करवाया जाता है। देन जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं या फिर जो एक्स सर्विस मैन होते हैं, उनके लिए जो एज रिलैक्सेशन होती है वो सरकार यहाँ पे डिसाइड करती है। और ये एज रिलैक्सेशन तभी मिलता है जब उनके लिए कोई रिजर्व पोस्ट जो है यहाँ पे रखी जाती है। इन ये जो कैटेगरीज हैं, अगर इनके लिए कोई रिजर्व पोस्ट होगी तभी वहां पे जो है बेनिफिट मिलता है यहाँ पे, यू कैन से एज रिलैक्सेशन में, और ये सरकार तय करती है। वैसे भी एक रेशो रखी होती है एस्पिरेंट की, इतने रेशो जो है डिपार्टमेंट से लेने हैं, इतने रेशो जो है वो डायरेक्ट जो है यहाँ पे यू कैन से अपॉइंटमेंट होगा। तो ये जो रूल्स हैं ये डायरेक्ट अपॉइंटमेंट की बात जो है यहाँ पे करते हैं। आइए एज रिलैक्सेशन के बाद समझिए दैट किस तरह से आपने एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, किस तरह से आपने अप्लाई करना होता है। जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो उसके लिए क्या होता है स्टूडेंट्स, कैंडिडेट को अप्लाई करना पड़ता है वेबसाइट पे, यानी कि ऑफिशियल जो वेबसाइट है कमीशन की उसके ऊपर जो है आपको अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई किस तरह से करना होता है, तो एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन होती है, OTR सिस्टम होता है। तो सबसे पहले जब आप 21 साल के हो जाएं तो आप क्या करिएगा, कमीशन की वेबसाइट पे जाइए और वहां पे अगर आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, अपने
ग्रेजुएशन के क्वालिफिकेशन के, उन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अपना जो है एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है उसको करिए। उसमें जितनी भी उन्होंने टर्म एंड कंडीशंस पूछी हैं, जो भी उन्होंने डिमांड की है, उनको फुलफिल करिए। और उसके बाद जो है आप लोगों के पास एक यूजर नेम और एक पासवर्ड जो है परमानेंट, वो यहाँ पे जनरेट हो जाएगा और आपका जितना भी यहाँ पे डाटा रहेगा वो उस पर्टिकुलर OTR के थ्रू जो है सेव रहेगा। जब भी कोई भी यहाँ पे पोस्ट जो है कमीशन के द्वारा रिलीज की जाएगी तो सीधा सीधा सा जो है आपने क्लिक करना होता है, बार बार जो है आप लोगों को इन चीजों को फुलफिल नहीं करना होता है। तो इसलिए जब भी आप इस एज को अटेन करें तो OTR जो है यहाँ पे जरूर कर लें, बिकॉज आने वाले जितने भी, और यस माइंड में ये रखें कि जो लेटेस्ट फोटोग्राफ होगा वो होना चाहिए, ठीक है जी। तो कम से कम ताकि देखो आने वाले समय में आप ही को दिक्कतें होंगी, तो इसलिए इन चीजों को थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है। उसके साथ OTR जब करेंगे तो जो भी यहाँ पे यू कैन से जो डॉक्यूमेंट्स जो हैं कमीशन के द्वारा डिमांड किए जाएंगे, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को जो है आप लोगों ने वहां पे अपलोड करना है, चाहे कैटेगरी है चाहे फिर जो भी आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन वाले जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रहेंगे। कैटेगरीज वालों के लिए मैं जनरली बता देता हूँ, जब भी कोई पोस्ट आती है तो लेटेस्ट कैटेगरी का सर्टिफिकेट जरूर लगाएं, अदरवाइज जो है वहां पे रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। वहां पे लिखा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ओबीसी की बात कर लेते हैं, तो ओबीसी का जो सर्टिफिकेट होता है वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो जब कोई नोटिफिकेशन आए तो ये एंश्योर जरूर करें कि उसको 1 साल से ज्यादा नहीं हुआ है, और वैसे भी अगर लेटेस्ट होता है तो फिर ज्यादा चांसेस ये रहते हैं कि रिजेक्शन जो है वो नहीं होगा एक्चुअली में, राइट। अदरवाइज रिजेक्शन के चांसेस जरूर रहते हैं, फिर आपको जर्नल में जो है वो कंसीडर कर लिया जाएगा और बाद में बहुत फिर परेशानी जरूर होती है जब आप फिर कमीशन को कॉल करेंगे, फिर उनके थ्रू जो है कम्युनिकेशन चैनल जो है वो आपको पता ही है दैट उनमें ना टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा हो जाता है ना उन कैटेगरीज को चेंज करने में। तो इसलिए प्लीज आपने ध्यान रखना है, और यस जो आप एक बार फुलफिल कर देंगे उसको फिर चेंज करना जो है वो मुश्किल भी हो जाता है। तो यस जब भी नोटिफिकेशन आती, OTR आप कर लीजिए, तो जब नोटिफिकेशन आएगी तब एक बार रीचेक कर लीजिएगा कि मेरे पास लेटेस्ट है या नहीं है। तो यस जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको आप लोगों ने क्या करना होता है, अपलोड यहाँ पे करना होता है। तो इस तरह से एप्लीकेशन जब भी आती है, हालांकि जब आएगी नोटिफिकेशन तब भी आपको मैं पूरा प्रॉपर बताऊंगा कि कैसे फुलफिल करना है आपने इस एग्जामिनेशन को, बट फिर भी फिलहाल के लिए आप इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। फीस की बात करेंगे तो फीस जो होती है स्टूडेंट्स, अगर आप लोग हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं और जर्नल कैटेगरीज में हैं या फिर EWS में आप लोग बिलोंग करते हैं, ठीक है जी, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर हैं आप, एक्स सर्विसेज मैन है आप हिमाचल प्रदेश के, राइट। और याद रखिएगा ये जो एक्स सर्विस मैन का जो कोटा रहेगा, अगर आप अपनी मर्जी से आ रहे हैं, यानी कि आपने प्री रिटायरमेंट ले लिया है, तो उस केस में आप देखिएगा दैट 400 रुपया जो फीस है वो आप लोगों को पे करनी पड़ती है। और दूसरा, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, चाहे फिर आप रिजर्व कैटेगरी से ही क्यों ना हो, दूसरी स्टेट में भी आपको जर्नल कंसीडर किया जाएगा और उस केस में भी आप लोगों से जो है 400 रुपया फीस जो है वो ली जाती है। देखिए अभी तक कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन इसके रिगार्डिंग नहीं आया है, लेकिन जो HAS की फीस है इस बार, पहले वो 400 हुआ करती थी, अब इन्होंने 600 जो है वो कर दी है। तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि इस बार अगर नायब तहसीलदार की जो पोस्ट आती है तो उसके अंतर्गत आप लोगों को 600 रुपीज जो है यहाँ पे फीस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वृद्धि जो है फीस में हुई है। और वही बात करते हैं आप SCs, STs, OBC जो है, EWS जो है जो कि BPL में है, और दूसरा एक्स सर्विसेज मैन है जो यहाँ पे लिखा है, देखिए ऑन देयर ऑन रिक्वेस्ट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द नॉर्मल टेन्योर, लेकिन वो OBC है, याद रखिएगा वो SC, ST, OBC है, चाहे फिर वो एक्स सर्विस मैन है, चाहे फिर वो यू कैन से अपनी मर्जी से निकले हुए हैं, यानी कि अपनी मर्जी से रिटायरमेंट लिया हुआ है, उस केस में 100 रुपीज जो है यहाँ पे फीस यहाँ पे स्टूडेंट डिमांड की जाती है। इस बार ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा। एक्स सर्विसेज मैन जो नॉर्मल टेन्योर के साथ रिलीव हुए हैं, दूसरा जो विजुअली इंपेयर्ड है, ब्लाइंड है, और तीसरा जो फीमेल्स हैं स्टूडेंट्स, इनके लिए किसी भी तरह का फीस जो है इस एग्जामिनेशन में नहीं लगता, ठीक है। तो इतना आप लोगों को पता चल गया। तो ये फीस स्ट्रक्चर है जो जनरली रहता है, इस बार एनहांस होगा, बढ़ेगा फीस, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं 600 रहेगा, 150 समथिंग हो सकता है, यहाँ पे 200 भी हो सकता है, देखने वाली बात होगी। चलिए अब एग्जाम को समझिए, स्कीम क्या होती है एग्जाम की। जब आप नायब तहसीलदार के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस केस में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप एक स्क्रीनिंग टेस्ट जो है आपका 2 घंटे का लिया जाता है स्टूडेंट्स, ये मैं प्री की बात कर रहा हूं, और प्री में जो है जनरली आपका एक ही पेपर होता है। फॉर्मेट जो होता है, एक पेपर होता है, यहाँ पे देखिए जनरल नॉलेज का, और 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं।
लैंग्वेज जो है बाइलिंगुअल रहता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर जो है ये पेपर आपको मिलेगा। और याद रखना है कि जो भी आप मार्क्स यहां पे लेंगे उन मार्क्स को जो है फाइनल मेरिट में काउंट नहीं किया जाएगा, यानी कि मेंस के बाद जो है इन मार्क्स को काउंट नहीं किया जाएगा। ये जस्ट एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा ताकि आप लोग मेंस की तरफ जो है वो जा सके। देखेंगे सिलेबस के बारे में भी, पहले स्कीम को समझ लीजिए, राइट। तो इस तरह से 2 घंटे का ये पेपर रहता है। फिर जब आप यहां से स्क्रीनिंग टेस्ट से क्रॉस कर जाएंगे, उसको पास कर लेंगे, तो फिर आप मेंस की तरफ आते हैं। याद रखिएगा मेंस एग्जामिनेशन में जो है स्टूडेंट्स जितनी भी पोस्ट होंगी उन पोस्ट का 20 टाइम्स जो है वो मेंस में जाएगा, ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है जी। तो 4 है तो 4 का 20 टाइम्स जो है वो आपका यहाँ पे मेंस में जाएगा। तो इस तरह से याद रखना है, मेंस के लिए 20 टाइम्स ऑफ द टोटल पोस्ट एडवर्टाइज जो की गई है सरकार के द्वारा उसमें होंगे। और उसके साथ साथ मेंस में देख लीजिए इन्होंने लिखा है इट शुड पास इज द ऑल द 4 सब्जेक्ट्स, यानी कि मेंस में जब आप जाएंगे तो ये डिस्क्रिप्टिव रहेगा। अब ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता, पहले ऑब्जेक्टिव पेपर होता था इसका भी, लेकिन ये डिस्क्रिप्टिव रहेगा। अब जीएस वाला जो पोर्शन रहता है तो इसमें 4 सब्जेक्ट रहेंगे, उन सभी 4 के 4 सब्जेक्ट को जो है आपको पास करना पड़ेगा। जब आप लोग यहाँ पे पास कर लेंगे स्टूडेंट्स तो फाइनल रैंकिंग बनेगी, और फाइनल रैंकिंग जो बनता है इट विल बी डिटरमाइंड बाय द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द बोथ द रिटन एग्जामिनेशन एंड द पर्सनैलिटी टेस्ट। यानी कि जब आप मेंस को क्रॉस कर लेंगे तो मेंस को क्रॉस करने के बाद एक यू कैन से पर्सनैलिटी टेस्ट जो है आपका कंडक्ट करवाया जाता है कमीशन के द्वारा, जिसके थ्रू जो है जब आप पर्सनैलिटी टेस्ट यहाँ पे दे देंगे तो फिर इन दोनों को जोड़ के मेंस और जो वाइवा रहता है उन दोनों के मार्क्स को जोड़ के आपकी फाइनल मेरिट जो है वो एक्चुअली में बनाई जाती है। अगर मान लीजिए कि इन केस अगर टाई हो जाता है, यहाँ पे देखिए इस चीज को भी समझा देता हूं, यानी कि इन केस ऑफ द टाई द ऑर्डर ऑफ मेरिट विल बी डिटरमाइंड बाय द 2 थिंग्स। पहला, जिसके हाईएस्ट मार्क्स होंगे वाइवा में उनको प्रेफरेंस मिलेगी। मान लीजिए अगर वहां पे दोनों के ही सेम मार्क्स हैं, ठीक है, 150 के तौर पे अगर हम कंसीडर करते हैं तो उस केस में जिसके वाइवा में सबसे ज्यादा होंगे उसको प्रेफरेंस मिलेगी। अगर मान लीजिए वाइवा में भी दोनों सेम हैं तो स्टिल टाइट, तो बेस्ड ऑन द एग्रीगेट मार्क्स फ्रॉम द रिटन एग्जामिनेशन, तो पूरा जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसमें जो एग्रीगेट मार्क्स हैं वो देखे जाएंगे कि दोनों में से किसके ज्यादा है, उसको जो है फिर प्रेफरेंस यहाँ पे प्रेफरेंस जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा, राइट। तो ये एग्जामिनेशन की स्कीम रहती है, इस तरह से आपसे एग्जाम जो है नायब तहसीलदार का वो कंडक्ट करवाया जाता है कमीशन के द्वारा। फ्रेंड्स अगर आप सिलेबस की बात करेंगे तो प्री के सिलेबस में देखिए जनरली आप लोगों से क्या डिमांड यहाँ पे की जाती है। तो सिलेबस में जो है पहला तो आप ध्यान रखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया दैट 120 मार्क्स का जो है यहाँ पे पेपर रहता है और 2 घंटे का जो है ये एग्जाम रहेगा। और इसमें आपने ध्यान रखना है, देखो 120 मार्क्स हैं यहाँ पे और दोनों हिंदी इंग्लिश में। इसमें से अगर आप हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, एचपी के जीके की बात करते हैं, अगेन वही डिमांड कर रहा है। देखो हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जैसा मैंने आपको प्री में बताया था एचएस के, वैसा ही सेम एग्जैक्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। उनके लिए भी वही अप्रोच रहेगी, अप्रोच को फिर से देखेंगे। 30 मार्क का हिमाचल प्रदेश रहेगा और उसके साथ साथ करंट इवेंट्स की अगर आप बात करते हैं, यानी कि करंट अफेयर्स की बात करते हैं, तो 50 मार्क्स का जो है जनरली यहाँ पे करंट अफेयर कंसीडर करते हैं। और दूसरा जो है वो इंडियन जीके वाला पेपर रहता है, यानी कि जिसमें आप देखेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री हो गया 1857 के बाद की, इंडियन कल्चर हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया, जियोग्राफी ऑफ इंडिया हो गया और टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी। इन सभी को मिला के जो है यहाँ पे जनरली 40 सवाल जो है वो किए जाते हैं। लेकिन रियलिटी में अगर देखूं तो 50 के 50 नहीं आते, यहां से वेटेज जो है थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है जब हम नायब तहसीलदार के एग्जामिनेशन की बात करते हैं। तो इस तरह से प्री एग्जामिनेशन होगा और ये मार्क्स की बाइफरकेशन रहती है और ये सिलेबस आप लोगों के सामने, राइट। इसी सिलेबस को पढ़ना होता है आप लोगों ने, किस तरह पढ़ना है उनकी चर्चाएं हम आने वाली वीडियोस में जरूर करेंगे। देन उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, अच्छा रही बात नेगेटिव मार्किंग, तो बिल्कुल 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है प्री की जब बात करते हैं कि 0.25, 4 सवाल अगर आप गलत करेंगे तो 1 सवाल जो है यानी कि 1 नंबर जो है आपका वहां पे कट होगा। फिर जब आप प्री में चले जाएंगे तो मेंस एग्जामिनेशन में आपको कुछ इस तरह के सवाल, इस तरह के सब्जेक्ट मिलेंगे। देखो सबसे पहले जीके और करंट अफेयर का सब्जेक्ट होता है, 100 मार्क्स का ये होगा, 33% जो है मिनिमम तो लेने पड़ेंगे। देन उसके बाद देखिएगा जर्नल इंग्लिश का पेपर होता है, 50 मार्क्स का होता है। यहां भी अगर आप यहां पे पासिंग मार्क्स की बात करते हैं तो सभी में 33% तो खैर आपको लेना ही लेना है। इंग्लिश का 50 नंबर का होता है, एक पेपर यहाँ पे ऐसे का होता है जिसको जो भी 50 का होता है, और हिंदी जो है
ये 50 का होता है। तो ये 4 सब्जेक्ट रहते हैं, इन सभी सब्जेक्ट में जो है आप लोगों को पास होना पड़ता है। टाई के केस में मैंने आपको बोला कि इन सब का फिर एग्रीगेट देखा जाएगा किसका ज्यादा है। फिर उसके बाद जब आप मेंस क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद वाइवा जो है आपका ये 40 मार्क्स का रहता है, इसमें भी मिनिमम 33% जो है वो लेना मस्ट होता है वैसे, ठीक है। तो बहुत सारी रिजेक्शंस तो खैर यहीं पे हो जाती हैं। तो वाइवा जो है ये कंडक्ट करवाया जाएगा। फिर इन सभी को मिला के जो है फाइनल लिस्ट जो है स्टूडेंट्स वो यहाँ पे जर्नली बनाया जाता है, यानी कि ये 200 हो गया और ये आप देखेंगे तो 90 हो गया, तो 290 जो है ये आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहां से फिर जो है वो जर्नली आपकी मेरिट बनती है, राइट। तो उसके बाद चलिए अब बात करते हैं मेंस के सिलेबस की, यानी कि जब आप मेंस का एग्जाम देंगे तो ये 4 पेपर आपके रहेंगे। इन 4 पेपर की भी थोड़ी सी हम आइडिया ले लेते हैं क्या है, और उसके बाद जो है आपको 40 मार्क्स का जो है वाइवा यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाए। देखो अगर आप मेंस की बात करते हैं तो मेंस में जर्नली स्टूडेंट्स जैसे मैंने आपको बताया दैट एक पेपर जो है आपका वो है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का। ये जो पेपर है ये 100 मार्क्स का रहता है और 2 घंटे की ड्यूरेशन जो है इसमें आप लोगों को दी जाती है। और इसके अंतर्गत अगर हम देखें, अगर इनकी बाइफर्केशन अगेन हम देखें यहाँ पे, तो इसको भी आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। मेंस की जब बात आती है तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ये 20 नंबर का रहता है। 100 में से 20 नंबर अगेन आपको हिमाचल के मिलेंगे। करंट अफेयर जो होता है वो 40 नंबर का यहाँ पे मेंशन किया गया है। और जो आपके इंडियन हिस्ट्री वाला पोर्शन रहता है, चाहे आप कल्चर की बात करो, हिस्ट्री की बात करो, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी की बात करो, टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी की बात करो, तो ये 40 मार्क्स का यहाँ पे रहता है। और ये सारे के सारे मिला के फिर 100 मार्क्स बनते हैं, यानी कि पहला पेपर इसका होता है। वहीं दूसरा पेपर जो है आपका जनरल इंग्लिश का होता है, जिसमें आप लोगों से इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, या फिर यू कैन से इंपॉर्टेंस जो है और चीजों की, ग्रामर हो गया, प्रेसिस हो गया, इस तरह की चीजें, ऐसे यू कैन से राइटिंग हो गया, लेटर राइटिंग हो गया, ऐसी को जर्नल इंग्लिश आपसे जनरली पूछी जाती है। और ये 50 मार्क्स का एक पेपर होता है और इसकी ड्यूरेशन जो है 1.5 आवर होती है, यानी कि 1.5 घंटे का ये पेपर होता है। इसको आपने ध्यान में रखना है। फिर तीसरा पेपर जो है स्टूडेंट्स वो आपका ऐसे का पेपर होता है और ये भी 50 नंबर का होता है और 1.5 आवर का, यानी कि 1.5 घंटे का पेपर ये भी रहता है। वहीं हिंदी की अगर आप बात करेंगे तो इसमें भी आप लोगों को जैसे प्रोज, प्रेसिस हो गया, यू कैन से पोइट्री हो गया, हिंदी प्रोज हो गया, कॉम्पोजिशन हो गया, ग्रामर हो गया, वो सारी चीजें होंगी। 50 मार्क्स में आपसे पूछेंगे और 1.5 यानी कि आधे घंटे, 1.5 घंटे का एग्जाम जो है ये भी कंडक्ट करवाया जाएगा, राइट। तो ये एग्जाम जब आप लोग करेंगे और इनको जब आप क्वालिफाई करेंगे तो उसके बाद फिर 40 नंबर का आपका वाइवा होगा और फिर पूरा ओवरऑल जो है एक मेरिट बनता है। उस मेरिट के हिसाब से जो है स्टूडेंट्स आप लोगों को एज अ क्लास गस्टेड 2 ऑफिसर जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो है वो लगाया जाता है, राइट। तो आई होप आपकी सारे जितने भी डाउट रहते थे इस एग्जामिनेशन के थ्रू वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर आपने बताना है। इसके बाद हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे दैट किस तरह से आपको नायब तहसीलदार के प्री को जो है वो टारगेट करना होता है, किस तरह से आप मेंस की अप्रोच रख सकते हैं। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कितना डिफरेंस होता है जब आप एक एचएएस की तैयारी कर रहे हैं और नायब तहसीलदार की तैयारी कर रहे हैं। ये सब पता चलेगा आने वाले वीडियोस में। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।